एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम रिवीजन सीरीज में फ्लेमिंगो चैप्टर का द इंडिगो लेसन देखने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा हिस्टोरिकल है, इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स गिवन है। फैक्ट बेस्ड चैप्टर है ना, सच्ची घटना पे आधारित ये चैप्टर है और इसकी हम रिवीजन आप सबको पता है बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड वे में करेंगे, जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेंगी, ना कि नॉर्मल लाइन बाय लाइन बोरिंग एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ओके, सो चैप्टर का नाम है इंडिगो, है ना। लुइस फिशर द्वारा ये लिखा गया है। तो इसमें क्या दिया है, महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर सक्सेस इन इंडिया। महात्मा गांधी जो थे, है ना, फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहा जाता है, इनकी जो फर्स्ट मेजर सक्सेस थी इंडिया में, उसके बारे में। तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी जो है वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर गए थे, फिर वो वापस इंडिया आते हैं एंड वो धीरे धीरे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में लग जाते हैं और ऐसे ही सॉल्व कर करके, हेल्प कर करके लोगों की, वो एक बड़े नेता बन जाते हैं एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ना। तो उनकी जो फर्स्ट सक्सेस थी, जो बड़ी सक्सेस हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो यहाँ पे बताई गई है और उसे ही हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन ऑफ द चंपारण मूवमेंट, है ना। चंपारण मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। हाईलाइटिंग लीडरशिप, लीडरशिप की जो क्वालिटीज यहाँ पे हाईलाइट हुई है उसे पढ़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस, है ना, यानी कि जो आम जनता है, सिटीजन है, उन्होंने ब्रिटिशों के नियमों का किस तरह उल्लंघन किया, उसे माना नहीं। ओबीडियंस, है ना, हम अगर कोई बहुत सुनने वाला बच्चा हो तो उसे क्या करेंगे, ओबीडियंट है ये। कोई स्टूडेंट टीचर की हर बात मानता हो उसे हम क्या कहेंगे, ओबीडियंट स्टूडेंट है। तो अगर वो ओबीडियंस ना करे, है ना, वो डिसओबीडियंस करे, उस बात को माने ना, तो वही चीज यहाँ पे है। बट ये यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे थी, काफी लोग जो सामान्य नागरिक थी, जनता थी, उन्होंने यहाँ पे डिसोबीडियंस किया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सेल्फ रिलायंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, आत्मनिर्भरता, खुद के ऊपर डिपेंड रहना, किसी और पे डिपेंड ना रहने की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सेशन सीबीएसई क्लास 12 के लिए है, आप सभी को पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट है और उसी के अराउंड ये चैप्टर है, तो हम उस कोर कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कोई समस्या, है ना, कोई वाद विवाद, दो ग्रुप्स के बीच में कुछ फंसा हुआ था, है ना, किसी चीज को लेके झगड़ा सा था, तो वही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे था और उसको ही महात्मा गांधी जी ने सॉल्व किया था। सो अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। चंपारण एक प्लेस का नाम है। ओके, तो यहाँ पे एक शेयर क्रॉपिंग सिस्टम थी, है ना। शेयर क्रॉपिंग मीन्स, क्रॉप मीन्स जो खेतों में जो उगता है ना, क्रॉप्स जो उगते हैं, तो शेयर करके मीन्स लैंड किसी और की होना और उसपे जो उगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फार्मिंग का जो वर्क है वो कर रहे हैं, वो दूसरे लोग करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जमीन रेंट पे लेते हैं। ये जमीन जो थी चंपारण की, वो मैक्सिमम जो जमीन थी वो थी अंग्रेजों की और उसपे इंडियन फार्मर्स जो थे वो काम करते थे उसे रेंट पर लेके। तो ये एक शेयर क्रॉपिंग सिस्टम थी, मगर ये ऑपरेसिव थी। ऑपरेसिव मींस काफी इसमें शोषण होता था, किनका, इंडियन फार्मर्स का। ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए इस सिस्टम को यूज कर रहे थे। तो अब हम इसे समझेंगे डिटेल में कि एक्चुअल में क्या था। ओके, सो द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, इसमें था द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ओन मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ये एक डिस्ट्रिक्ट था चंपारण, इसमें जो अरेबल लैंड थी ना, जो टिकाऊ उपजाऊ जमीन थी, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, है ना। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे ना, जमीनों के मालिक थे, है ना, वो उसे ओन करते थे, उनकी थी वो। इंडियन टेनांट्स, टेनांट्स मींस जो मजदूर होते हैं ना, खेती करने वाले मजदूर, तो वो जो थे इंडियन टेनांट्स, दे आर सब्जेक्टेड टू अ डीपली ऑपरेसिव एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। उनको एक काफी ज्यादा शोषण ऐसा करने वाला ऑपरेसिव एक एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट, है ना, जो एग्रीकल्चर है, खेती, उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट था और वो काफी ऑपरेसिव था और उससे वो बंधे हुए थे। तो वो क्या था, they were forced to plant 15% of their land holdings exclusively with indigo। अब मैंने आपसे रेंट पे जमीन ली खेती करने के लिए, तो अब रेंट आपको दे रही हूँ, बट मेरी मर्जी चलेंगी ना, मुझे उस पे क्या उगाना है, मुझे उस पे कॉटन उगाना है, मुझे उस पे गेहूं उगाना है, मेरी मर्जी चलनी चाहिए। बट नहीं,
ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने क्या कहा था कि भाई 15% जो जमीन है उस पे तुम सिर्फ इंडिगो उगाओगे। उन्हें फोर्स करते थे क्योंकि उन्हें इंडिगो चाहिए था। इंडिगो मीन्स नील, है ना, जैसे व्हाइट कपड़े होते हैं हमारे, उससे हम नील लगाते हैं ना, ब्लू कलर की नील होती है, डार्क ब्लू कलर की, जो मैंने ये स्लाइड्स का कलर रखा है, ये जो शेयर क्रॉपिंग लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही कलर की होती है। तो वो पहले उगाई जाती थी, नेचुरल इंडिगो यूज की जाती थी, तो वो उनके लिए काफी यूजफुल था, है ना। ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए हम इंडियंस को यूज करते थे, तो वो कहते थे कि 15% तुम इंडिगो ही उगाओगे, उन्हें फोर्स करते थे। और ये जो 15% है, the peasants were then compelled to surrender the entire indigo harvest as rent to the British landlords। और वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ये कहते थे कि तुम अब 15% में जो पूरा इंडिगो उगाओगे, वो पूरा की पूरा एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट जितना भी उगा है वो पूरा सरेंडर कर दोगे, यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दे दोगे एज रेंट, रेंट के रूप में पूरा दे दूंगी, है ना। उससे मतलब खुद की कुछ भी कमाई नहीं हो पाएंगी। तो ये काफी बुरा और इन्हें दर्द दे, दुखी दे, ऐसा एक एग्रीमेंट इनके बीच चल रहा था वहां पे। ठीक है, आगे इस सिस्टम समझ में। नाउ द नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिगो एंड द डिसाइड, यानी कि जो फंसाया गया, एक फसौनुक यहाँ पे हुई फार्मर्स की ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो क्यों हुई, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो आ गया था। अब हम उसे समझेंगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है, क्या हुआ, जर्मनी जो है उसने डेवलप किया सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, यानी फैक्ट्री में इंडिगो बनाने की उन्होंने डिस्कवरी की, एक टाइप से लैब में सिंथेटिक इंडिगो, आर्टिफिशियल इंडिगो बनाना स्टार्ट की। आई बात समझे। अब जो हम यूज करते हैं ना नील, वो सिंथेटिक ही होती है। दिस मेड नेचुरल इंडिगो कमर्शियली अनप्रॉफिटेबल। तो अब जब बनने लग गई है लैब में, कुछ टाइम में ही बन जाती है, तो इतना उगाओ, इतनी मेहनत करो, और फिर वो इतनी महंगी बिकेगी, है ना। तो इस वजह से नेचुरल इंडिगो क्या हुई, अनप्रॉफिटेबल हो गई। उसका अब मतलब वो नुकसान ही होगा अगर हम उगाएंगे तो, है ना। तो ये अब उनके हित में नहीं रहा फॉर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो उन्होंने क्या करा, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। अब उन्हें नेचुरल इंडिगो नहीं उगाना अपने खेत में, अपनी जमीन पे। तो अब उन्होंने क्या किया, डिसीड किया, मतलब कि फंसाया। उन्होंने क्या किया, लैंडलॉर्ड्स एग्री टू रिलीज द पीजन फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। उन्होंने बोला कि हम जो तुमको बोलते हैं ना, मजदूरों को जो रेंट पे लेते हैं जमीन, कि भाई हम तुमको जो 15% इंडिगो उगाने वाला एग्रीमेंट है इसे मुक्त करेंगे, बट ओनली इफ द पीजेंट्स पेड हाई कंपेंसेशन। बट इसकी जगह तुम्हें हमें हाई कंपेंसेशन पे करना होगा, यानी इसके बदले में हमें मोटी रकम देनी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार में तुम रकम दो और जान छोड़ो, 15% इंडिगो मत उगाओ, तुम्हें जो उगाना होगा और तुम वो पूरा रख लो, उससे जो भी तुम्हारी कमाई होगी। सम साइंस विलिंगली, तो कुछ लोग तो खुशी खुशी साइन कर लिया, अरे वाह चलो जान छुटी। और कुछ लोग जो थे कि भाई नहीं, हमारा रेंट इससे चुक जाएगा, है ना, ये 15% हम उगा लेते हैं, चाहे मतलब। अब कुछ कुछ गरीब लोग होते हैं भाई, उनको बाकी की 85% जमीन मिल रही है उसमें खुश हो जाते हैं। तो उन्हें फोर्स किया गया कि भाई नहीं, तुम साइन ही करो। अब मतलब डरा धमका के उन्होंने गुंडे वगैरह भेज के वो करवाया। ठीक है, उन्होंने ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा कि भाई अब हमें इंडिगो की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा, हम छुटकारा दे देंगे, बस हमें मोटी रकम दो। ठीक है, अब बैकलैश हुआ क्या, व्हेन द न्यूज ऑफ अ सिंथेटिक इंडिगो लीक टू द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड ऑलरेडी साइन। अब वो जो पीजेंट्स थे, यानी जो वो फार्मर्स थे जो वहां काम करते थे उनकी जमीनों पे, वो थे इलिटरेट, यानी अनपढ़ थे। ओके, तो अब जैसे सिंथेटिक इंडिगो की न्यूज जो है वो बाहर आई, पहले ब्रिटिशर्स को पता लगी थी, है ना, पहले आम जनता को ये बात पता नहीं चली। तो जैसे ही पहले, अब इतना सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी भी नहीं था, रेडियो थे, रेडियो भी सिर्फ रिच लोगों के पास रहा करते थे, है ना, वो भी काफी बाद में आए। तो न्यूज पहुंचने टाइम लगता था, वो भी फॉरेन की न्यूज। तो जैसे उन्हें पता चला कि भाई माजरा ये है कि आर्टिफिशियल इंडिगो बनने लगा है और इसलिए इनको इंडिगो नहीं उगवाना है, तो ये ऐसे भी तो एग्रीमेंट तोड़वा सकते थे, बट इन्होंने पैसे लेके तोड़वाया, इनका नुकसान करवाया। तो जो ऑलरेडी साइन कर दिए थे उन्हें क्या, दे फील्ड चीटेड, उन्हें लगा कि हमारे साथ चीटिंग हुई, एंड डिमांडेड देयर मनी बैक इमीडिएटली। तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, भाई नहीं ऐसे नहीं चलता है, तुम हमारे पैसे वापस दो, ये तो कोई बात नहीं हुई, अब वो चीज ही नहीं इस्तेमाल में रही, तो ये तुमने पैसे देके हमसे क्यों एग्रीमेंट तोड़वाया, है ना। तो ये यहाँ पे इन्हें फंसाया गया था।
तो अब जैसे ही उन्हें पता चला तो वो क्या करे, एकदम भड़क गए, सब बैकलैश हो गया। अब क्या हुआ, टाइमलाइन ऑफ इंटरवेंशन। अब आता है महात्मा गांधी जी का रोल, उन्होंने इंटरवेन किया, तो उसकी हम टाइमलाइन क्विकली देख लेंगे कि उन्होंने कब क्या कैसे किया। अ कैलकुलेटेड परसिस्टेंट एफर्ट लेड बाय महात्मा गांधी, उन्होंने काफी सोच समझकर और परसिस्टेंटली एफर्ट दिए। ऐसा नहीं कि बस एक बार आया कर दिया हो गया, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई उन्होंने काफी एफर्ट्स दिए, और उन्होंने इसको किस तरह सॉल्व किया वो हम देखेंगे। तो इस मूवमेंट, ये जो चंपारण मूवमेंट था, इसके हम की स्टेजेस, जो मेन स्टेज थे उसे हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट द अरिवल, सबसे पहले आना। राजकुमार शुक्ला परसिस्टेंटली फॉलो गांधी। राजकुमार शुक्ला भी एक व्यक्ति थे चंपारण के, उन्होंने काफी गांधी जी का पीछा किया कि आप एक बार आओ चंपारण, एक बार आओ, है ना। वो तो अब गांधी जी को पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम से पता नहीं थी, ये तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अब इंडिया में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की उन्हें कैसे पता चलेंगी बात, है ना। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो पीछे लग गए गांधी जी के कि नहीं चलो चलो चलो। तो जब अंटिल ही एग्रीड टू विजिट, जब तक उन्होंने, गांधी जी ने कहा नहीं कि हाँ मैं आऊंगा, मान्य नहीं किया, तब तक वो उनका पीछा करते रहे। वो जहां जहां जाते थे, कांग्रेस सेशन में जाते थे, इधर जाते थे उधर, हर जगह वो पहुंच जाते थे। गांधी रीच मुजफ्फरपुर, तो वो पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में गए, है ना, चंपारण से जाने के पहले, ताकि वो कॉन्क्रीट फैक्ट्स पता कर सके, है ना, तो पूरी फैक्ट्स जानकारी जो है वो पता कर सके, ताकि फिर वहां पे जाके एक्चुअल चीजें हो, क्योंकि एक वहीं पे सारी चीजें हो ऐसा नहीं है ना, ऊपर से आती है चीजें। तो मुजफ्फरपुर एक बड़ी जगह थी, तो उन्हें लगा कि यहाँ से मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, फिर मैं चंपारण जाके काम करूंगा, तो उन्होंने वहां पे रुककर सारे फैक्ट्स जमा किए। फिर द नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। गांधी सर्व टू अ नोटिस टू क्विट चंपारण। अब उन्हें एक नोटिस भेज दी ब्रिटिश सरकार ने कि आप चंपारण छोड़ दो। उन्हें समझ आ गया कि गांधी जी खुद लॉयर थे, लॉ की पढ़ाई करके आए थे फॉरेन से, तो अब इनसे थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो पेजेंट्स तो क्या इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, क्या ही कर लेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या करी, इन्होंने नोटिस दी कि आप चले जाओ। ही साइन द रिसिप्ट, उन्होंने वो रिसिप्ट तो साइन की कि हाँ मुझे नोटिस मिल गई है। नोटिस मिलने के लिए एक साइन करनी होती है, वो उन्होंने साइन की, बट ही राइट्स ही विल डिसोबे। बट उन्होंने लिखा कि मैं इसे मानूंगा नहीं, मैं इसका अमान्य करूंगा। अमान्य करना, इन्हें ओबे नहीं करना, कोई रूल फॉलो नहीं करना, उसकी अवहेलना करना, है ना, कोई रूल मानना नहीं। प्रॉम्प्टिंग अ मासिव पेजेंट गैदरिंग, तो अब उन्होंने ऐसा लिख दिया, तो अब पेजेंट्स को लगा भाई गांधी जी हमारे लिए आया है, बट उन्होंने ब्रिटिश सरकार का जो रूल है वो मानने से इनकार कर दिया है। तो उनके समर्थन में बहुत सारे पीजेंट जमा हो गए, बहुत बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई, इकट्ठी हो गई। द लीगल बैटल, अब हुई लीगल बैटल, यानी जो कोर्ट में जो लड़ाई चलती है ना, कानूनी लड़ाई, वो चलने लगी। गांधी अर्ग्यूज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, गांधी जी ने कहा कि ड्यूटीज का एक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, है ना। मतलब एक तो है कि उन्हें लॉ मानना है, उन्हें लॉ तोड़ना नहीं है, उनको लॉ के दायरे से जीत दिलानी थी उन्हें, फार्मर्स को। बट ये कैसे होगा, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई लॉ मानू, अगर मैं लॉ मानू तो पीजेंट के साथ बुरा हो जाएगा, और अगर मैं पीजेंट्स का साथ दूं तो लॉ टूट जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने चूज किया द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, मतलब एक हमारी अंदर की आवाज होती है ना, परमात्मा की आवाज, है ना, कि भाई सही क्या है, जो एक सब सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को हम कह सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली भगवान नहीं कहा गया है, बट एक होता है ना कि जो मन की आवाज होती है, भगवान की आवाज होती है, भाई जो सही है उसकी आवाज, सबसे ऊपर जो बैठा है उसकी आवाज। तो उन्होंने उसे चूज किया कि भाई मैं उनकी बात मानूंगा, मैं सब जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें हिस्सा लूंगा, सब कुछ फॉलो करूंगा, बट मैं अपनी बात भी रखूंगा, है ना। उन्होंने जो कहा वो नहीं मानूंगा, लीगल तरीके से उन्हें डिसोबे करूंगा। तो फिर क्या हुआ, केस जो है ड्रॉप हो गया, उस केस का कोई रिजल्ट नहीं लगा, केस को बंद कर दिया गया। तो फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, तो पहली बार लोगों ने किसी चीज को ओबे नहीं किया था, डिसोबे किया था, डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट था उसकी जीत हुई थी। आई बात समझ में, मतलब कि जो असहकार आंदोलन था, है ना, कि हम सहकार्य नहीं करेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम हर चीज उनकी मानने से इनकार करेंगे, उस जो मूवमेंट थी, वो सिविल डिसोबीडियंस की, वो उसकी फर्स्ट टाइम विक्ट्री हुई थी, वो फर्स्ट टाइम जीती थी। आ रही है बात समझ में। नाउ द नेक्स्ट इज द सेटलमेंट। अब हुआ क्या, केस तो ड्रॉप हो गया, बट हुआ क्या, मतलब जो हम लड़ रहे थे जिस चीज के लिए, उसका कुछ रिजल्ट निकला या नहीं।
आफ्टर एन ऑफिशियल इंक्वायरी लैंडलॉर्ड्स एग्री टू अ रिफंड। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे ने जो जमीनों के मालक थे ब्रिटिश लोग, उन्होंने क्या करा, हाँ रिफंड के लिए मान गए। तो पहले तो गांधी जी ने 50% रिफंड के लिए कहा गया था, मगर बाद में उन्होंने कहा चलो 25% ही दे दो। अब आपको लगेगा भाई यहाँ तो नुकसान हो रहा है, इतना सारा उन्होंने बड़ी रकम मांगी, मतलब ली थी, लूटी थी, मांगी थी इन फार्मर से, तो अब उसका सिर्फ वो 25% उन्हें वापस दे रहे हैं, यानी एक चौथाई। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बट गांधी जी ने कहा कि लैंडलॉर्ड एटलीस्ट माने तो सही, वो झुके तो सही, हमारी बात मानने पे उन्हें विवश होना पड़ा, यही हमारे लिए जीत है। हमारी गर्दन ऊंची हुई है ना। पीजेंट्स इतने ज्यादा डरे हुए थे, उनमें इतनी आत्मसम्मान की कमी थी, वो गुलाम बन चुके थे। उस गुलामी से उन्हें बाहर निकालने के लिए ये छोटी से एफर्ट ही बहुत बड़ी बात थी कि वो सर उठा सके। उनकी जीत हुई, लैंडलॉर्ड को उनकी बात माननी पड़ी, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। तो उन्होंने अमाउंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने इस बात को इंपॉर्टेंस दिया कि हमारी इज्जत कहीं ना कहीं बनी है, थोड़ी सी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीत पाए हैं, उन्हें एटलीस्ट 25% तो हमें वापस देना पड़ा। आई बात समझ में? तो ये सारे की मूवमेंट्स थी इस मूवमेंट की, इस आंदोलन के। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द गांधी मेथड। अब गांधी जी जो थे वो वहां पे आए, कहीं वो काफी टाइम उन्होंने पीजेंट्स के साथ बिताया, वहां की कंडीशन देखी। तो अब उन्हें तो बुलाया गया था ब्रिटिश और उनके बीच जो ये प्रॉब्लम थी फार्मर्स के बीच, उसे सुलझाने। बट उन्होंने इस पॉलिटिक्स, ये जो राजकारण है, उसके बाहर जाके उन्होंने जो फंडामेंटल सोशल इश्यूज थे उन्हें भी एड्रेस किया, उन्हें भी सुलझाया। क्या सोशल इश्यूज थे वो? तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण को जो है रिबिल्ड किया, यानी वहां पे इतनी बुरी हालत हो रखी थी वहां के लोगों की कि उन्हें उसे फिर से सुधारना पड़ा, वापस से उन्हें उसे अपनी कंडीशन में, अच्छी वाली कंडीशन में वापस लाना पड़ा। तो सोशल रिफॉर्म, उन्होंने काफी सोशल चीजें जो सामाजिक कार्य होते हैं वो किए, बदलाव लाए। गांधी जी रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल विक्ट्री वाज नॉट इनफ। उन्हें लगा जो हमने ये पॉलिटिकल विक्ट्री है ना, ये क्या बड़े लोगों उनकी राजकारण की बातें हैं कि ब्रिटिश सरकार है और कोर्ट है, ये सब बातें हैं, उनपे तो हमने जीत पा ली, बट ये इनफ नहीं है। ड्यू टू टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन इन द विलेज, उस विलेज, वहां उस डिस्ट्रिक्ट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजेस थे उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी और हाइजीन मतलब की स्वच्छता, क्लीनलीनेस हम जो बोलते हैं, उसकी कंडीशन, उसकी स्टेट इतनी टेरिबल थी, इतनी बुरी थी कि ये पॉलिटिकल विक्ट्री उसके आगे सामने इनफ नहीं थी। उन्हें इन चीजों को भी वहां पे ध्यान देने की काफी जरूरत थी। ही बॉट डॉक्टर्स एंड ओपन प्राइमरी स्कूल्स, उन्होंने डॉक्टर्स बुलाए वहां पे, उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोली, क्योंकि वहां इतनी अनपढ़ लोग थे, इतनी साक्षरता की कमी थी कि उन्हें जरूरी लगा कि प्राइमरी स्कूल्स मींस 1 to 4 की जो स्कूल्स होती है वो वहां पे खुलाई जाए। हिज वाइफ कस्तूरबा, उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा, actively taught ashram rules on a personal cleanliness and community sanitation to uplift the peasants। तो जैसे गांधी जी का आपको पता है वो आश्रम में रहते थे, जैसे सेवाग्राम आश्रम है, उनके काफी सारे आश्रम थे, तो उनके काफी रूल्स थे आश्रम में, वो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते थे। जैसे पर्सनल क्लीनलीनेस है ना, खुद साफ सुथरे रहना, रोज नहाना, अपनी जगह साफ रखना एंड ऑल, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन है ना, जो हमारे आसपास के लोग हैं वहां पे भी सैनिटेशन यानी साफ सफाई रखना, ये जो रूल्स थे वो वहां पे उन्होंने, कस्तूरबा गांधी ने वहां के विलेजर्स को सिखाए ताकि वो पीजेंट्स को अपलिफ्ट कर सके, है ना, उनमें अच्छाई ला सके, वहां पे चीजें सुधारी जा सके। सेल्फ रिलायंस मतलब कि आत्मनिर्भर, उन्होंने आत्मनिर्भर बनना सिखाया उन्हें। चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, ये एक पर्सन का नाम है, अब ब्रिटिश पैसिफिस्ट है ना, एक ब्रिटिशर्स के पैसिफिस्ट मतलब कि जो शांतता फैलाने वाले होते हैं ना, शांति दूत हम कहते हैं, वो थे। ऑफर टू स्टे एंड हेल्प, उन्होंने कहा मैं यहाँ रुकूंगा और हेल्प करूंगा। तो द लॉयर्स वांटेड हिम टू स्टे, तो लॉयर्स जो थे वो चाहते थे कि वो रुके, कि भाई ब्रिटिश का बंदा है, अगर ये यहाँ पे रुक जाएगा तो ब्रिटिशों पे क्या थोड़ा सा वजन पड़ेगा, वो मानने पे मजबूर हो जाएंगे हमारे बात। तो जो लॉयर्स थे वो चाहते थे, यानी इन पीजेंट्स ने क्या लॉयर्स भी हायर किए थे, बट वो लॉयर्स इनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे हमको मोटी फी दो तो हम कोर्ट में जाके लड़ेंगे, या फिर कुछ लोग डर के मारे नहीं हेल्प कर रहे थे। तो ये लॉयर्स जो थे वो चाहते थे कि चार्ल्स फ्रेड एंड्रयूज जो है वहां पे रुके, ताकि वो कोई ब्रिटिशर का पर्सन अगर वहां रुकेगा तो ब्रिटिशर्स पे उनपे उन्हें मतलब झुकना पड़ेगा। बट गांधी वेहेमेंटली रिफ्यूज, गांधी जी ने कहा नहीं,
हमें नहीं चाहिए कोई ब्रिटिश का इंसान। ही वॉन्टेड द पीजेंट्स टू रिलाई एंटायरली ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ टू विन द बैटल। वो चाहते थे कि पीजेंट्स खुद पे बस अपने आप पे भरोसा करे, अपनी ताकत पहचाने, ताकि वो ये बैटल जो है, वो जंग जो है जीत सके। नॉट अ ब्रिटिश प्रो, ब्रिटिशों के थ्रू ब्रिटिशों पे जीतना मतलब दूसरों पे डिपेंड ही नहीं होना है हमें। हमारा जो भारत है उसमें ब्रिटिशर्स कैसे आ पाए, क्योंकि हम लोग जो है आपस में ही झगड़ा करके, मतलब ब्रिटिशर्स ने यही टेक्निक यूज की थी ना, टू रूल एंड डिवाइड, डिवाइड एंड रूल, मतलब कि फोड़ो पहले तो, आप झगड़े लगाओ आपसी राज्यों में और फिर उन पे राज करो, है ना। तो हम बाहर के व्यक्ति पे रिला ही क्यों करना। अब कुछ लोग, अब जैसे दो स्टेट से अगल बगल में, तो पहले स्टेट ने सोचा कि भाई मैं ब्रिटिशर्स पावरफुल है, इनकी हेल्प ले लूंगा तो मैं बाजू वाले राज्य पे अपना सत्ता स्थापित कर सकूंगा, तो उसे ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। अब उन दोनों ने मिलकर बाजू वाले को हरा दिया, फिर ब्रिटिशर्स ने इसको हरा दिया, अब ब्रिटिशर का राज हो गया। इस तरह से तो हुई चीजें। तो बाहर के लोगों पे भरोसा नहीं करना है, अपने आप की ताकत पहचानिए और लड़ना है। तो गांधी जी ने आत्मनिर्भर होना सिखाया, टीचिंग देम ट्रू इंडिपेंडेंस, और यही असली स्वतंत्रता है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना, खुद की ताकत पहचान के खुद पे भरोसा करना। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बट कौन कौन से पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार पूछे जा सकते हैं। तो हाई वैल्यू जो क्वेश्चंस है उन्हें क्विकली एनालाइज कर लेते हैं। सो मैंने पूरा मतलब पीवाई को एनालाइज करके कुछ मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए आपके लिए। सो फर्स्ट इज टर्निंग पॉइंट। आपको टर्निंग पॉइंट के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पेपर में, और ये पहले भी पूछा गया है। तो ये चंपारण जो एपिसोड था, ये पूरा जो स्टोरी थी चंपारण का, जो एक पूरा हम बोल सकते समय था, ड्यूरेशन था, जो भी यहाँ पे घटना घटी, वो एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं थी सिर्फ। इन्होंने ये भी प्रूव किया कि गांधी जी को डिफाई द ब्रिटिश ऑन इंडियन सॉइल, यानी भारत की भूमि पे हम ब्रिटिशों को हरा सकते हैं, ये गांधी जी ने प्रूव किया था फर्स्ट टाइम। एंड प्रूव दैट मासेस कुड बी इफेक्टिवली मोबिलाइज्ड, और हम मासेस मतलब कि जन समूह है ना, इकट्ठा होना, अगर हम सब एक साथ हो गए और तो हम इफेक्टिवली मोबिलाइज किया जा सकता है ना इनको, इफेक्टिवली मतलब लाइक काफी यूजफुल वे में इन्हें हम यूज कर सकते हैं। लाइक अब पीजेंट्स गैदर हुए, अगर वो इतने सारे पीजेंट्स गांधी जी के साथ खड़े नहीं हुए होते कोर्ट के बाहर तो प्रेशर नहीं बनता। हम एक साथ मिलके जब खड़े हो गए तभी प्रेशर बनेगा, है ना। तो एकता और उस एकता को सही दिशा प्रदान करना, उन्हें सही तरीके से उपयोग में लाना, ये कैसे किया जाता है ये भी गांधी जी ने सिखाया। ओके, तो ये इस वजह से टर्निंग पॉइंट था। ओके, 25% रिफंड सेटलमेंट, इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 25% का रिफंड क्यों माना गांधी जी ने। गांधी एग्री टू दिस स्पेसिफिक अमाउंट टू ब्रेक द डेडलॉक। एक डेडलॉक हो गया था ना, लैंडलॉर्ड्स मान रहे थे ना पीसेंट मान रहे थे, उन दोनों में चीज फंस गई थी। तो अब इसे कैसे तो सॉल्व करना था। अब अगर हम पूरा ही जाने देते तो हम जीत ही नहीं पाते कभी, तो हमने क्या कर लिया, 25% के लिए मान लिया। इट फोर्स द लैंडलॉर्ड्स टू सरेंडर अ पोर्शन ऑफ देयर मनी, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो सरेंडर करना पड़ा लैंडलॉर्ड्स को, जो उन्होंने मोटी रकम चालाकी से हमसे ली थी, उसका कुछ तो परसेंट देना पड़ा। तो हमारी कुछ तो प्रेस्टाइज यानी हमारी कुछ तो इज्जत बनी, हम कहीं तो सर उठा पाए उनके सामने। तो यही चीज की वजह से 25% रिफंड सेटलमेंट को गांधी जी एग्री किए थे। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसिंग द लॉयर्स। तो गांधी जी शेम द लोकल लॉयर्स फॉर वांटिंग टू लीव द पेजेंट्स। अब जो लोकल लॉयर्स थे, मैंने बताया आपको पहले कि वो कुछ तो हेल्प नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर से डर के, और कुछ थे वो मोटी रकम मांग रहे थे, हमें फीस दो तो हम जाके कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या करा, पेजेंट्स को छोड़ दिया था। तो गांधी जी ने ऐसे लोकल लॉयर्स को डांटा और बताया कि पॉइंटिंग आउट एट अ स्ट्रेंजर, मतलब कि खुद यानी मैं एक अजनबी होके was ready to go for a jail for their cause, उनके फायदे के लिए जेल जाने तैयार हूं मैं खुद। अब गांधी जी ने मना किया था, है ना, कि मैं ये नोटिस मानूंगा नहीं, मैं चंपारण छोड़ के जाऊंगा नहीं, तो उन्हें जेल हो सकती थी, वो जेल जाने के लिए तैयार थे। तो मैं एक अजनबी होके जेल जाने तैयार हो सकता हूँ, तो तुम लोग तो यहीं के रहने वाले, तुम लोग अपने शेतकरी बंधुओं की क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो, किसान जो तुम्हारे भाई समान है उनकी क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो। तो उन्होंने उन्हें डांटा, लॉयर्स को समझाया। वो खुद एक लॉयर थे, बाहर साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, तो उनकी काफी इज्जत थी, है ना।
जो पढ़े लिखे पर्सन होती है उनकी अपने आप एक इज्जत होती है, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनके बातों में वजन होता है, इसलिए तो एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट इज टेनासिटी, मतलब कि दृढ़ता, पक्कापना, चिकाटी हम बोलते हैं ना, जैसे किसी चीज को पकड़ के रहना। अब जो राजकुमार शुक्ला थे उनमें ये क्वालिटी थी। राजकुमार शुक्ला's unyielding persistence following Gandhi everywhere until he agreed to visit the district of Champaran। तो ये राजकुमार शुक्ला जी में क्यों देखने मिलती है, क्योंकि उनका जो परसिस्टेंस था वो अनएल्डिंग था, मतलब वो किसी के सामने झुके नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने गांधी जी को हर जगह पीछा किया, जब तक गांधी जी मानेंगे नहीं पीछे जाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई नहीं गांधी जी ने एक बार इग्नोर कर दिया, मैं चला आ गया घूमे, नहीं। उन्हें पता था कि अगर वो मान गए तो ये चीज हो पाएंगी, है ना। तो उन्होंने उनका काफी पीछा किया, और जब तक वो माने नहीं कि वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट को विजिट करेंगे तब तक वो पीछे किए। अब विजिट किए बाद गांधी जी की इच्छा, वो करे ना करे हेल्प उनके ऊपर है, बट इनका था कि एक बार उनको वहां की कंडीशन दिखाया, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये कर सकते हैं, और वो सक्सेसफुल हुए। तो इनकी जो राजकुमार शुक्ला की टेनासिटी की क्वालिटी थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक एंड लीगल चॉनिज्म। अब हुआ क्या, चॉनिज्म मीन्स किसी के फेवर में, मतलब बियास होना है ना, किसी के फेवर में काफी ज्यादा सिस्टम को इस तरह से बनाना कि वो किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में चले। तो लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, और लीगल चॉनिज्म यहाँ पे था। किस तरह से, द सिस्टमैटिक वे द ब्रिटिश ऑथोरिटीज यूज कॉम्प्लेक्स लॉज एंड लैंग्वेज टू इंटिमिडेट एंड ट्रैप द इलिटरेट पेजेंट्स। अब पेजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, छोटे छोटे मजदूर किसान थे, वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। तो ब्रिटिश ऑथोरिटी क्या करती थी, ऐसा उन्होंने सिस्टमैटिक वे बनाया था जो कॉम्प्लेक्स लॉ लैंग्वेज यूज करे, है ना। बहुत जो कानूनों की जो भाषा थी वो काफी कॉम्प्लेक्स थी, और इस वजह से वो जो पीजेंट्स थे, अनपढ़ कम पढ़े लिखे, वो डर जाते थे और वो ट्रैप हो जाते थे, फंस जाते थे उन बातों में, है ना। तो इन्होंने इस तरीके से उन्हें फंसाया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज भी हमने पढ़ा है। तो क्या था कि गांधी जी मोरल डायलेमा इन कोर्ट, कोर्ट में उन्हें एक मोरल डायलेमा, यानी डायलेमा मींस दो चीज में हम फंसना, ये सही है या ये, वो उन्होंने फेस किया। तो उन्होंने क्या चूज किया, बिटवीन बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो उन्हें दो चीजों के बीच में चूज करना था, एक तो जो लॉ फॉलो करे, अबाइड करे मीन्स फॉलो करना, तो जो कानून को माने ऐसा सिटीजन उन्हें बनना था, या फिर फुलफिलिंग हिज हायर ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी, या फिर उन्हें अपनी जो इंसान होने की जो कर्तव्य होते हैं, है ना, एक इंसानियत के प्रति हमारे कुछ दायित्व होते हैं, उसे पूरी करने की जो उनकी मन की इच्छा थी, वो तो इंसानियत के लिए काम करे या एक रूल्स कानून फॉलो करने वाला एक अच्छा नागरिक बने, इन दो चीजों के बीच में उन्हें चूज करना था। तो ये डायलेमा उन्होंने कोर्ट में फेस किया था, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज उन्होंने फेस की थी। ओके, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन। अब the massive organized crowd of peasants at the Motihari courthouse that overwhelmed and paralyzed British authority। अब जब गांधी जी कोर्ट में गए, उन्होंने हाजिरी लगाई, तो बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज वे में पीजेंट्स की गर्दी वहां पे जमा हुई। किसान बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे जमा हुए। ऐसा नहीं कि धक्का बुक्की, झगड़े फसाद हो रहे, अच्छे तरीके से हमें एकजुट होके वहां पे गांधी जी को सपोर्ट करना है, उस उद्देश्य से वो मोतीहारी में जो कोर्ट हाउस है ना, ये जो कोर्ट था वो मोतीहारी में था, वहां पे वो जमा हुए। और इसने ब्रिटिश अथॉरिटी को क्या किया, ओवरवेल्म कर दिया, पैरालाइज कर दिया। वो काफी, मतलब उनको समझ नहीं आया इस परिस्थिति से वो कैसे जूझे। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ये सब एकजुट हो गए, एकता की शक्ति बोलते हैं ना, यूनिटी स्ट्रेंथ, तो वो यहाँ पे दिखाई दी। तो ब्रिटिश अथॉरिटी काफी घबरा सी गई और उन्हें समझ नहीं आया क्या किया जाए, तो उन्होंने केस ही ड्रॉप कर दिया, है ना। तो इस तरीके से जो डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिखाई है ना, स्पॉन्टेनियस। अब ये कोई किसी ने कहा नहीं था कि तुम जमा हो एक जगह, है ना, ये खुद ही अपने अपने मन से सबको लगा हमें जमा होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस हुआ ये, मतलब सबके अपने अपने मतलब टाइम पे ये डिसाइड हुआ कि हाँ हमें जाना है, हमें एकता दिखानी है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेट मींस डिस्प्ले करना, तो ये यहाँ पे हुआ था। ओके, सो दिस वाज ऑल। आई होप मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए, कोई भी पॉइंट बचा नहीं है। जो मैंने ये लास्ट में आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करके दिए हैं, यही की पॉइंट्स है, इन्हीं के अराउंड कोई ना कोई
क्वेश्चन आपका बनेगा, आई एम प्रिटी श्योर। और जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट थी वो भी मैंने बता दी। जो चंपारण के मूवमेंट में की स्टेजेस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म्स, सेल्फ रिलायंस वाला कंसेप्ट सब हमने कवर कर लिया। इस चैप्टर का आई डोंट थिंक कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दिस वॉज द कंप्लीट रिविजन सेशन। आई होप आप सबको हेल्पफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप लर्निंग।